तो आज हम करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीरीज की एक्सप्लेनेशन, जिसमें दिखाया गया ज़ोंबी वायरस हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। बस फर्क इतना है कि वो फिलहाल के लिए इंसेक्ट्स को ही इन्फेक्टेड कर सकता है, लेकिन क्या होगा अगर यही वायरस म्यूटेट होकर इंसानों को इन्फेक्टेड करने लगे। कुछ यही स्टोरी दिखाई गई है हमें लास्ट ऑफ अस। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक के साथ 1968, जहाँ पर डॉक्टर न्यूमन एक टॉक शो में फ्यूचर पेंडेमिक्स के ऊपर बातें कर रहे थे और उनका मानना था कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा वायरस ही होने वाला है, क्योंकि ये सीधा ब्रेन पर अटैक करता है। और फिर वो कार्डिसेक्स ब्रेन इन्फेक्शन का एग्जाम्पल देकर सभी को चौंका देते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि फिलहाल के लिए तो ये वायरस केवल इंसेक्ट्स को ही इन्फेक्ट करता है, लेकिन क्या होगा अगर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग में ये अपने आप को म्यूटेट या फिर विकसित करके इंसानों पर अटैक करना स्टार्ट कर दे। और अगर इसने किसी तरीके से ह्यूमंस को इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया तो मानवता की खेल नहीं, क्योंकि ये कुछ ही वक्त में अरबों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और फिर हमें 26 सितंबर 2003 का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम सिंगल फादर जोल को उसकी बेटी सेरा और उसके भाई टॉमी के साथ देखते हैं, जहां पर जोल का आज बर्थडे था तो इसीलिए सेरा खास उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद टॉम जोल को बताता है कि आज वर्कलोड की वजह से उन्हें डबल शिफ्ट भी करना पड़ सकता है, जहां पर सेरा चाहती थी कि जोल उसके बर्थडे के दिन तो आज जल्दी घर पर आ जाए। जोल सेरा को बोलता है कि वो आज आते वक्त केक लेके आएगा और फिर जोल सेरा को स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है। इससे पहले सेरा ड्रॉअर में से कुछ पैसे और एक ये टूटी हुई घड़ी निकाल लेती है। स्कूल जाते वक्त सेरा अपने पड़ोसी अंकल डैनी से प्रॉमिस करती है कि वो छुट्टी के बाद आंट कोनी के साथ कुछ वक्त स्पेंड करेगी। इसके बाद सेरा उस टूटी हुई घड़ी को नासिर के पास लेके जाती है, जो कि $20 में ही उसको ठीक कर देता है। कुछ ही वक्त में नासिर की वाइफ वहाँ पर आती है और उसे शॉप बंद करने के लिए बोलती है, और फिर सेरा की वॉच ठीक करने के बाद नासिर अपनी शॉप को बंद कर देता है, जिसे देखकर सेरा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और फिर जब सेरा शॉप के बाहर निकलती है तो वो कई सारे फाइटर जेट्स को देखती है, जहाँ पर अगेन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये सब हो क्या रहा है। यहाँ से निकलकर सेरा डैनी के घर पहुंचती, जहाँ पर आंट कोनी का मानना था कि शहर में बढ़ रहे क्राइम की वजह से फाइटर जेट्स के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है शहर भर में। बट अभी तक सेरा को विश्वास हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर सेरा कोनी की मां नैना से मिलती है, जो कि चल फिर नहीं सकती। फिर सेरा जोल की बर्थडे नाइट सेलिब्रेट करने के लिए डेली के मूवीज कलेक्शन में से एक मूवी को ले लेती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि डैनी का पेट डॉग मर्सी नैना को अजीब तरीके से देख रहा था। जोल के अपने बर्थडे के दिन भी केक न लाने की वजह से सेरा अब उससे नाराज हो चुकी, बट फिर भी उसने जोल को 2 गिफ्ट दिए। फर्स्ट उसकी टूटी हुई घड़ी, जिसे वो रिपेयर करवा के लाई थी, और सेकंड कर्टिस एंड वाइपर मूवी, जो उसने डैनी के कलेक्शन से ली थी। इसके बाद वो दोनों उस मूवी को देखने लगते हैं और आधी रात को जोल को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसका भाई टॉमी जोल को बताता है कि बार में मारामारी करने की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया है, और फ्राइडे की वजह से अगर जोल ने उसे जल्दी न छुड़वाया तो वो मंडे तक अंदर रहेगा। इसके बाद जोल सेरा को बेडरूम में सुलाकर अपने भाई टॉमी को छुड़ाने के लिए चला जाता है। इसके कई घंटों बाद सेरा की आंख खुलती है और वो अपने पड़ोसी डॉग मर्सी को अपनी खिड़की पर देखती है, जहाँ पर मर्सी उसे अपने पड़ोसी डैनी के घर में ले आता है, जहाँ पर सेरा इन्फेक्टेड नैना को देखती है, जो डैनी को घायल करके आंट कोनी को मार चुकी थी। इसके बाद किसी तरीके से सेरा खुद को बचाते हुए घर से बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो जोल और टॉमी को देखती है। फिर जोल अपनी गन से नैना को शूट करके वहीं पे मार देता है, जहाँ पर अब वो तीनों ट्रक में बैठकर वहां से निकलते हैं। उन्हें एग्जैक्ट तो पता नहीं था हो क्या रहा था, बट उन्हें ये जरूर पता था कि शहर में एक ज़ोंबी आउटब्रेक हुआ है। इसके बाद वो टेक्सास से निकलने का प्लान बना, और सेम ही प्लान टेक्सास के बाकी लोगों ने भी बना रखा था, जिस वजह से मेन हाईवे पर काफी लंबा जाम लग जाता है। अब टॉमी कहता है कि उन्हें टाउन से होते हुए मेन हाईवे को क्रॉस करना होगा, तभी वो यहाँ से निकल सकते। इसके बाद टॉमी कच्चे रास्ते से होते हुए टाउन के अंदर अपनी गाड़ी को घुसा देता है, जहाँ पर लोगों में भगदड़ मची हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश होता है, जिससे तो वो तीनों बच जाते हैं, बट प्लेन के मलबे के कारण उनकी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस दौरान सेरा भी इंजर्ड हो जाती है। अब टॉमी सेरा और जोल से अलग हो चुका था, और वो जोल को कहता है कि वो उनसे नदी के किनारे मिलेगा। जोल और सेरा वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक इन्फेक्टेड उनके पीछे पड़ जाता है। वो उन्हें ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड कर ही चुका था कि तभी एक सोल्जर आकर उसे शूट कर देता है। फिर सोल्जर अपने सीनियर्स को जोल और सेरा के बारे में बताता है, जहाँ पर उसे उन दोनों को शूट करने का ऑर्डर मिला था। जोल सोल्जर को समझाता है कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, बट फिर भी सोल्जर उन्हें शूट कर देता है, जिसमें जोल तो बच जाता है बट सेरा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। सोल्जर जोल को भी मारने ही वाला होता है कि तभी टॉमी वहां पर आकर उस सोल्जर को शूट कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली सेरा अब मार जा चुकी थी। और अब हम 20 साल बाद का टाइम देखते हैं, 2023, जहाँ पर हम एक बच्चे को बोस्टन के क्वारंटीन जोन में जाते हुए देखते हैं।
देखते हैं। सोल्जर उसे पकड़कर अंदर ले आते हैं और एक डिटेक्टर से पता करने लगते हैं कि क्या वो इन्फेक्टेड है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा इन्फेक्टेड है। सोल्जर उसे सेफ्टी का बहाना करके एक इंजेक्शन लगा के मार देते। इसके बाद हम जोल को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड टेस के साथ इन्फेक्टेड लोगों की डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था और दरअसल ये काम पूरा एक क्वारंटीन जोन में चल रहा था जिसे कंट्रोल कर रही थी फेडरल एजेंसी। और हमें दिख रहा था कि अपनी बेटी की मौत के 20 साल बाद जोल अब इमोशनलेस हो चुका था और यहाँ पर जब तक फेडरल के रूल्स को फॉलो किया जाएगा आपको डरने की जरूरत नहीं। बट अगर किसी ने फायरफ्लाई ग्रुप को ज्वाइन किया या फिर क्वारंटीन जोन के बाद स्मगलिंग करके रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर हम जोल को एक करप्ट ऑफिसर ली के साथ एक डील करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो ली के साथ पेन किलर्स की स्मगलिंग करता था। रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी थी कि वो देने के बाद जोल ने उसे उन पेन किलर्स का पैकेट तक वापस मांग लिया। ज़ोंबी वायरस के बाद यही दो चीजें थी जो सबसे ज्यादा डिमांड में थी, फर्स्ट बुलेट्स और सेकंड पेन किलर्स। साथ ही जोल ने ली के साथ एक ट्रक की डील भी करी हुई थी जिसे उसने $400 में डन की थी, बट ट्रक में तो बैटरी ही नहीं थी। बैटरी की डील के लिए भी जोल एक आदमी रॉबर्ट से डील कर चुका था, लेकिन रॉबर्ट ने वो बैटरी किसी और को बेच चुका था। इसीलिए मामले को रफा दफा करने के लिए उसके आदमियों ने टेस तक को कूट दिया था। टेस की ये हालत देखकर रॉबर्ट काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे भी पता था अगर जोल को ये सब कुछ पता चला तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। टेस रॉबर्ट से प्रॉमिस करती है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो जोल उसे कुछ नहीं करेगा। रॉबर्ट उसको छोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। बाहर फेडरा और फायरफ्लाइज ग्रुप के बीच में फाइट हो रही थी जहाँ पर टेस को भी पकड़ लिया जाता है और वो ये भी प्रूफ कर देती है कि वो फायरफ्लाइज ग्रुप की मेंबर नहीं है। फिर हम फायरफ्लाइज के कुछ लोगों को एक टीनेज लड़की पर रिसर्च करते हुए देखते हैं। लड़की ने अपना नाम वेरोनिका बताया हुआ था जहाँ पर वो ये भी बताती है कि फेडरा उसे बहुत जल्द ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाएगी। उधर जोल रेडियो ऑपरेटर एब से टॉमी का पता पूछता है जहाँ पर उसे भी टॉमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। आमतौर पर टॉमी एक ही दिन में जोल को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया करता था। रेडियो ऑपरेटर के मना करने के बाद भी जोल अब उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दरअसल टॉमी वायोमिंग के टावर गया हुआ था और बोस्टन से वायोमिंग के बीच का रास्ता इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ था। जोल के ज्यादा फोर्स करने के बाद ऑपरेटर नक्शे में वायोमिंग पर टॉमी की लोकेशन मार्क करके जोल को दे देता है। टेस जेल से छूटकर घर पे आ जाती है और जोल को इसके बारे में पता चल जाता है। इस पर जोल रॉबर्ट की बैंड बजाने के लिए जाने लगता है और टेस उसे बताती है कि अभी हमारे लिए बैटरीज रॉबर्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर हमने जल्दी बैटरीज नहीं ढूंढी तो तुम अपने भाई टॉमी को भी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर इन्होंने रॉबर्ट के नए कस्टमर से वो बैटरीज चुराने का प्लान बनाया जहाँ पर इस बार ये इस काम को साइलेंटली करेंगे क्योंकि रिसेंटली उनके दंगों की वजह से ली ने जोल को वार्निंग भी दी थी। उधर फायरफ्लाइज के लोगों के बीच उनके रिसेंट हमलों को लेकर बातें चल रही थी। सभी मेंबर फेडरा के ऊपर बमबारी से नाखुश थे जिसके जवाब में फायरफ्लाइज ग्रुप की लीडर मेरीलिन बोलती है कि फायरफ्लाइज ग्रुप का काम विश्व में शांति बनाना है और इसके लिए वो फेडरा से 20 सालों से लड़ रही है और अब तो उनके पास वेरोनिका भी है जिसकी मदद से वो अपना मिशन को पूरा कर सकते हैं। बट इसके लिए इनको वेरोनिका को जल्द से जल्द बोस्टन से निकालकर वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। टेस को अपने जासूस से पता चलता है उन बैटरीज की लोकेशन के बारे में और फिर वो और जोल सबवे की मदद से उन बिल्डिंगों के नीचे से घुसने लगते हैं। उसके बाद हम मेरीलिन को वेरोनिका को उसका बैग थमाते हुए देखते हैं और यहीं पर मेरीलिन ये भी जानती थी कि वेरोनिका का असली नाम एली है क्योंकि मेरीलिन ने ही बचपन में एली को फेडरल एजेंसी में डाला था ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके और रिसेंटली उसने फायरफ्लाइज के लोगों से वेरोनिका की जान भी बचाई। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि एली इतनी खास क्यों थी। दरअसल एली वायरस से इन्फेक्टेड थी और इसीलिए फायरफ्लाइज ग्रुप के मेंबर इस पर निगरानी रख रहे थे। बट सरप्राइजिंगली इतना ज्यादा इन्फेक्टेड होने के इतने दिनों बाद भी एली सरवाइव कर रही और इस वायरस का कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था उस पे। दूसरी तरफ टेस और जोल नीचे से बिल्डिंग के अंदर अब आ चुके थे जहाँ पर वो रॉबर्ट और फायरफ्लाइज के कुछ मेंबर्स की डेड बॉडीज को देखते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट एक ही बैटरी को सभी कस्टमरों में घुमाया जा रहा था और शायद इसी से तंग आकर फायरफ्लाइज के ग्रुप ने इसे मार दिया। जोल देखता है कि ये बैटरी भी कोई काम की नहीं क्योंकि ये पूरी तरीके से गल चुकी थी। इसके बाद मेरीलिन भी वहाँ पर आ जाती है जो कि इसी फाइट से इंजर्ड हो चुकी है। जोल उससे बात कर ही रहा था कि एली अपने आइकॉनिक स्विच ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है जिसे डॉज करते हुए जोल उस पर गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेरीलिन और जोल एक दूसरे को जानते थे जहाँ पर मेरीलिन उसे ऑफर देती है कि अगर वो एली को स्टेट हाउस स्मगल कर देता है तो वहाँ के लोग उसे एक ट्रक और कई सारे हथियार दे देंगे। जोल और टेस इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो तीनों जोल के घर आ जाते हैं। घर पे पहुंचकर टेस और जोल प्लानिंग
करने लग जाते हैं। वो पहले बिल और फ्रैंक के टाउन में जाएंगे। एली जोल के घर को देखकर ये समझ जाती है कि वो लोग रेडियो के सिग्नल की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ पर अगर रेडियो पर 60s के गाने बज रहे हैं तो नो मैसेज, 70s के बज रहे हैं तो कुछ नया काम आया। और एली ने जोल को फंसाकर ये भी पता लगा लिया कि 80s के गाने बजने का मतलब कोई भारी संकट या फिर गड़बड़ का संकेत है। इसके बाद जोल सो जाता है और एली की नजर उसकी टूटी हुई घड़ी पर पड़ती है, जहाँ पर जोल 20 साल बाद भी अपनी डॉटर के दिए हुए गिफ्ट को पहन रहा था। इसके बाद टेस, जोल और एली क्वारंटीन जोन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर ने उन्हें पकड़ लिया था। और ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि वही करप्ट ऑफिसर ली है। एक फ्रेंड होते हुए भी ली उन तीनों को क्वारंटीन जोन से बाहर नहीं जाने दे सकता। वो तुरंत अपना इन्फेक्शन इंडिकेटर निकालता है और उन तीनों को टेस्ट करने लगता है। और जब एली की बारी आती है तो वो अपने स्विच ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद ली उस पर गन पॉइंट कर देता है और जोल के अब अपने ट्रोमेटिक मूवमेंट याद आने लगते हैं, अपनी डॉटर सेरा की मौत की रात। इसके बाद जोल अपना कंट्रोल खोकर उस ऑफिसर ली को पीट कर खत्म कर देता है। इसके बाद जोल उसकी राइफल उठाता है और टेस और एली को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोल के रेडियो पर 80s के गाने बजते हुए थे, यानी कि कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम अब आ चुकी थी। इसके बाद फिर से 2003 का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, जकार्ता, इंडोनेशिया, जहां पर हम एक माइक्रोलॉजिस्ट रत्ना को देखते हैं। कुछ ही देर में वहां पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उसे ले जाते हैं। जनरल के पास पहुंचकर रत्ना उससे पूछती है कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जवाब में जनरल उसे एक वायरस के नमूने का टेस्ट करने को बोलता है और ये भी बताता है कि ये नमूना हमें एक ह्यूमन से मिला है, जिस पर रत्ना को विश्वास नहीं होता क्योंकि अभी तक ये वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता था। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए जनरल उसे वो इन्फेक्टेड पर्सन भी दिखाता है। रत्ना उस शख्स की जांच करने लगती है जहां पर उसके पैर में किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने काटा था और अब रत्ना को उसके मुंह से वायरस की जड़ें भी मिलती है जो कि जिंदा भी थी। जिसके बाद माइक्रोलॉजिस्ट रत्ना घबराकर लैब से बाहर आ जाती है। अब जनरल उससे इसकी वैक्सीन बनाने के लिए बोलता है क्योंकि रत्ना ने कई सालों से इस वायरस पर रिसर्च की हुई थी। जिसके जवाब में रत्ना बोलती है कि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, ना ही हम इसे बना सकते। इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है कि शहर में बॉम्बिंग करवा दी जाए, जिससे अनगिनत लोगों के साथ इन्फेक्टेड पर्सन भी मर जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम एली को क्वारंटीन जोन के बाहर सोते हुए देखते हैं। और जैसे ही वो उठती है खुद को जोल और टेस की गन पॉइंट पर पाती है। एली उन्हें बताती है कि ये बाइट उसे 3 हफ्ते पहले मिली थी और वो अभी तक सर्वाइव कर रही है। फिर टेस एली से पूछती है कि फायरफ्लाई ग्रुप तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं, जिसके जवाब में एली बताती है वेस्ट में फायरफ्लाई ग्रुप की एक लैब है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर एली पर रिसर्च करके इस वायरस की वैक्सीन निकाल सकते हैं। जोल की ये सब सुनकर खिसक जाती है क्योंकि वो पिछले 20 सालों से यही वैक्सीन के बारे में सुनता आ रहा था। वो एली को यहीं पर छोड़कर टेस को साथ चलने को बोलता है। इस पर टेस जोल को समझाने लगती है और उन्हें कार के लिए बैटरीज भी तो चाहिए होती है। इसके बाद जोल और टेस एली को स्टेट हाउस छोड़ने के लिए बाहर निकलते हैं और हमें इसके बाद दिखाया जाता है पोस्ट अपोकलिप्स के बाद का नजारा, जहाँ पर बिल्डिंग के मलबों ने उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे यहाँ से निकलने। फर्स्ट लंबा रास्ता जिसमें जोखिम थोड़ा कम होगा और सेकंड छोटा रास्ता जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी मिलेगी। फिर वो लंबा ही रास्ता चुनते हैं। जिसके बाद एली उन्हें बताती है कि 3 हफ्ते पहले एक मॉल में जाते समय एक इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे काट लिया था, लेकिन पता नहीं अजीब तरीके से वो इस वायरस से इम्यून हो चुकी थी। मेरिलिन ये सब जानती थी, इसलिए उसने फायरफ्लाई ग्रुप से इसे बचाया भी था। आगे जाते जाते वो एक बिल्डिंग में घुसते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ था। एली को तैरना नहीं आता था और फॉर्चुनेटली पानी भी काफी कम था। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें हॉलवे का रास्ता ब्लॉक दिखाई देता है। टेस ऊपर चढ़ती है और अपने लिए रास्ता ढूंढने लगती है। इसी दौरान जोल और एली इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जोल एली को बताता है कि उसने आज तक कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को मारा है और उसे इस बात का अफसोस भी है क्योंकि वो भी कभी ह्यूमंस होंगे। और एली इसे मनी मन एक सरफिरा मर्डरर समझ रही थी। इसके बाद टेस को रास्ता तो मिल जाता है बट उस रास्ते के रोड में कई सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। शायद ये सभी लोग क्वारंटीन जोन में आ रहे हैं और इनमें से किसी के इन्फेक्टेड होने के कारण वो इन सभी को इन्फेक्टेड कर दिया होगा। ऊपर जाकर वो कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं, जहाँ पर एली टेस से पूछती है कि क्या ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसके जवाब में टेस उन्हें बताती है कि ये एक हाइव माइंड के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये फंगस इन्फेक्शन जमीन पर भी फैल जाता है, जिसके कारण इन्फेक्टेड लोगों को अपने टारगेट की लोकेशन पता चल जाती है। और अब इसी वजह से इन्हें छोटा वाला म्यूजियम का रास्ता लेना पड़ेगा जहाँ पर जोखिम बहुत ज्यादा है। म्यूजियम के बाहर जोल सूखी हुई फंगस इन्फेक्शन को देखकर समझता है कि अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं
होंगे। वो तीनों अंदर घुसते हैं और एक मरे हुए आदमी की डेड बॉडी देखते हैं जो शायद अपनी जान बचाने के लिए अंदर आया होगा, बट इन्फेक्टेड लोगों ने उसे मार दिया हुआ। और क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोग आंखों की बजाय सुनकर लोगों की लोकेशन पता लगाकर उन्हें मारा करते थे, इसलिए जोल एली और टेस को साइलेंटली चलने के लिए बोलने लगता है। इसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक क्लिकर दिखता है। अब यहाँ पर क्लिकर द लास्ट ऑफ अस सीरीज के ज़ॉम्बी इन्फेक्शन की एक ऐसी कैटेगरी है जिसके सर पर ये इन्फेक्शन अपने आप को फैला देता है और उसकी आंखें भी ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ये लोगों की आवाज सुनकर उनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। वो तीनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि आगे एली एक और क्लिकर को देखती है, जिसे देखकर उसकी सांस फूल जाती है और बस यही आवाज सुनकर दोनों क्लिकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद कई देर तक उनकी फाइट चलने के बाद जोल उन दोनों को हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है और अब वो तीनों तुरंत वहां से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर एली अपने एक और बाइट मार्क को दिखाती है जो कि उसे अभी की क्लिकर की फाइट के दौरान हुआ था, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब तक इम्यून हो चुकी थी, ये सभी जान चुके थे। वो म्यूजियम से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। ट्रक के पास जाने के बाद जोल को एक फायरफ्लाई ग्रुप का एक मेंबर मरा हुआ दिखाई देता है और वहीं पर कुछ खून के निशान अंदर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद जोल को अंदर कई सारे फायरफ्लाइज के लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है और यही वो लोग थे जिन्हें जोल और टेस को एली को देना था। शायद इन फायरफ्लाइज के ग्रुप के मेंबर्स में से कोई एक इन्फेक्टेड होगा और इसी कारण इन्होंने एक दूसरे को मार लिया होगा। इसके बाद टेस काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और कुछ नक्शा या फिर कुछ ऐसी चीज जिनसे इनको हेल्प हो सके ढूंढने लगती है। टेस की ये पैनिकनेस देखकर एली समझ जाती है कि ये भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, जहाँ पर टेस अपना बाइट मार्क दिखाकर अब ये कंफर्म भी कर देती है और जोल को एली को यहाँ से ले जाने के लिए बोलने लगती है। एली भी अपना बाइट मार्क दिखाती है जो कि अपने आप ही हील हो रहा था और इससे जोल को कंफर्म हो जाता है कि एली इस इन्फेक्शन से इम्यून है। इसके बाद हम जमीन से निकलती हुई फंगल इन्फेक्शन की जड़ों को एक डेड बॉडीज को छूते हुए देखते हैं और क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो अब सभी इन्फेक्टेडों को पता चल जाएगा कि ये लोग यहाँ पर है। इसके बाद जोल एली को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और टेस वहाँ पर पड़े हुए फ्यूल को गिराने लगती है ताकि वो इन्फेक्टेड का ध्यान भटका सके। कुछ ही देर में अनगिनत इन्फेक्टेडों की फौज वहाँ पर आ जाती है, जिनमें से एक टेस के पास आकर अपना फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफर करने लगता है। टेस ब्लास्ट करने के लिए लाइटर जला ही रही होती है बट वो वर्क नहीं कर रहा था। अचानक लाइटर जल जाता है और टेस उसे फेंक कर वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जिसे बाहर खड़े जोल और एली भी देखते हैं, बट वो अब कुछ नहीं कर सकते थे और उन्हें लगातार आगे भी बढ़ता रहना होगा, नहीं तो वो भी इसी तरीके से मारे जाएंगे। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर टेस की मौत के बाद अब जोल एली से चिढ़ा हुआ था। एली जोल को साफ साफ बोल देती है कि टेस की मौत की वजह वो नहीं है, जिसके बाद जोल उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बिल और जेक के पास जाने से पहले वो एक गैस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर जोल ने इमरजेंसी के लिए कुछ सप्लाईज छुपा के रख रखी थी। गैस स्टेशन में घुसते ही एली को एक गेम दिखाई देती है जहाँ पर उसे भी मोर्टल कॉम्बैट 2 खेलना काफी ज्यादा पसंद था। एली उस गैस स्टेशन के बेसमेंट में जाने लगती है जहाँ पर उसे एक इन्फेक्टेड की आवाज आ रही होती है जो कि मलबे में दबा हुआ होता है और इसी कारण वो एली का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एली उसके पास जाती है, उसका टेस्ट करने लगती है और उसके बाद वो उसको मारकर बाहर आ जाती है। ऊपर जोल को भी उसकी छुपाई हुई सप्लाईज मिल चुकी थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एली रास्ते में जोल से पूछती है कि आखिर ये इन्फेक्शन आउटब्रेक हुआ कैसे, जहाँ पर जोल को भी इसके पीछे की मेन वजह पता नहीं थी। वो एली को बताता है कि शायद पैक्ड फूड के कारण ये वायरस ह्यूमंस में आ गया जो कि ज्यादातर घरों में यूज होता था। 25 सितंबर 2005 को शायद यानी कि थर्सडे के दिन वो फूड मार्केट में आया होगा। इसके अगले दिन ही फंगल इन्फेक्शन फैलने लगा। फिर इस वायरस की चपेट में आए हुए लोगों ने काट काट कर इस वायरस को फैला दिया और इस तरीके से फ्राइडे को आउटब्रेक की शुरुआत हो चुकी थी और मंडे तक सब कुछ खत्म हो गया। महज 2 से 3 दिनों में ही इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। फिर रास्ते में उन दोनों को कुछ लोगों के कंकाल दिखाई देते जिन्हें बेसिकली क्वारंटीन जोन में लाया गया होगा और क्वारंटीन जोन के फुल हो जाने के कारण गवर्नमेंट ने उन्हें शूट करके मार दिया होगा क्योंकि ये इन्फेक्शन मरे हुए लोगों को अफेक्ट नहीं कर सकता। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि यहाँ पर पड़ी हुई हड्डियां लिंकन के निवासियों की थी। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2003 जहाँ पर हम सभी ऑफिसर्स को एक एक करके सभी घरों में से लोगों को निकालते हुए देख और ये सब कुछ बिल अपने बेसमेंट में बैठकर देख रहा होता है। जैसे ही ऑफिसर सभी लोगों को इस शहर से दूर ले जाते हैं, बिल बाहर आता है और पूरे टाउन को इलेक्ट्रिक चाल बॉर्डर से कवर कर देता है और क्योंकि वो एक सर्वाइवल एक्सपर्ट भी था तो इसीलिए वो 2003 से 2007 तक इस टाउन में मजे से सर्वाइव कर रहा था, जहाँ पर उसके पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं थी क्योंकि अब पूरे टाउन के रिसोर्सेज वो अपने घर ला चुका था। और एक दिन अचानक उसकी मुलाकात फ्रैंक से हो जो कि अपने साथियों के साथ बोस्टन जाने के लिए निकला था।
बट वो अब ही बचा था उन लोगों में से। बिल उसे चेक करने लगता है कि क्या वो इन्फेक्टेड है, बट वो इन्फेक्टेड नहीं होता। फ्रैंक कई दिनों से भूखा भी था। बिल ये समझ जाता है और उसे अपने घर इनवाइट करता है। वो उसे डिनर देता है और ऐसा डिनर और वाइन फ्रैंक ने बरसों से नहीं खाया पिया था। वो जाने से पहले बिल का पियानो बजाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। बिल ने उसकी ये विश भी पूरी कर दी। इसके बाद बिल भी उस पियानो को बजाने लग गया और अपने दर्द भरे गीत गाने लग गया, जिसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि बिल दरअसल एक मीठा है। जिसके बाद फ्रैंक बिल को किस करता है और गुलगुलू भी कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2010, जहाँ पर फ्रैंक एक लेडी से फोन पर बात कर रहा होता है और बिल उससे पूछता है कि ये कौन। जवाब में फ्रैंक बोलता है कि एक लेडी और उसका पार्टनर बिल से मिलना चाहता है और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि जोल और टेस ही होते हैं। जोल और टेस बिल और फ्रैंक से डील करते हैं कि वो उन्हें रिसोर्सेज के बदले क्वारंटीन जोन में मेडिकल मेडिसिन और हथियार सप्लाई करेंगे। बिल को इस डील में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी उसने फ्रैंक के लिए इस डील को डन कर दिया। और रेडियोस पर 80s और 70s के गाने बजाकर कम्युनिकेशन करने का आइडिया भी फ्रैंक का ही था। वहां से जाते जाते जोल बिल को कहता है कि उसे इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। 3 साल बाद 2013 फ्रैंक ने सीक्रेटली विल की गन के बदले स्ट्रॉबेरीज की डील कर ली थी जोल से और स्ट्रॉबेरीज खिलाकर वो विल को एक इमोशनल सरप्राइज दे। रात को अचानक रेडर्स उनके टाउन पर हमला कर देते हैं। अब रेडर्स एक ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो कि दूसरे लोगों को लूट के सरवाइव करते हैं। यहाँ पर विल का डिफेंस सिस्टम रेडर्स से उनकी जान तो बचा लेता है, बट विल को इस दौरान एक गोली लग जाती है। बिल को लग रहा था कि अब वो बच नहीं सकता, बट फ्रैंक अपना दिमाग चलाकर उसे बचा ले। 10 साल बाद 2023 प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर फ्रैंक को एक लाइलाज बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो चुका। वो व्हील चेयर पर आ गया था और अब वो बिल को उसे नींद की गोलियां देकर मारने को कहता है और इससे पहले वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना। इस पर बिल पहले तो गुस्सा होता है, बाद में उसकी बात को मान लेता है और पूरे दिन भर टाउन को घूमने के बाद शाम को वो शादी कर। रात को बिल उसकी वाइन में नींद की गोलियां मिलाकर उसे देता है और तभी वो देखता है कि बोतल में भी वही नींद की गोलियां मिली हुई, यानी कि आज फ्रैंक के साथ साथ बिल भी मरने वाला है। वैसे भी वो फ्रैंक के बिना जीकर क्या ही कर। लास्ट डे पर बिल ठीक वैसा ही खाना बनाता है जैसा उसने फर्स्ट टाइम बनाया था जब वो मिले थे, यानी कि रेबिट और वाइन। दोनों वाइन पीकर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। सुबह जोल और एली उसके घर में आते हैं, जहाँ पर वो बिल का कमरा लोग पाते हैं। एली की नजर सामने ही पड़े लेटर पर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि बिल जोल के लिए काफी सारे हथियार और रिसोर्सेज छोड़ के जा रहा है ताकि वो उसके पार्टनर के साथ यहाँ पर सरवाइव कर सके। टेस का नाम पढ़ते ही जोल की आंखें नम हो जाती है। इसके बाद वो बिल के गैराज में जाता है, जहाँ पर उसे एक बैटरी और एक ट्रक मिलता है। जोल एली को प्रोटेक्ट करते हुए वायोमिंग जाएगा अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए, क्योंकि टॉमी दरअसल फायरफ्लाइज ग्रुप का ही एक मेंबर था और अगर उसके कॉन्टेक्ट अभी भी फायरफ्लाइज से हुए तो वो उन्हें लैब भी ले जा सकता है, जिससे एली पर रिसर्च करके वो लोग वैक्सीन भी बना सकते हैं। बट इसके लिए जोल एली को 2 शर्त मानने के लिए बोलता है। फर्स्ट, वो टेस की मौत के बारे में कोई भी बात नहीं करेगी और सेकंड, वो अपने वायरस से इम्यूनिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। इसके बाद जोल उनके बेसमेंट में से हथियारों को लेने लगता है, जहाँ पर एली भी उसे बोलती है कि उसे भी एक हथियार चाहिए, जिसके जवाब में जोल उसे मना कर देता है। इसके बाद दोनों नहाते हैं और एली अपनी आइकॉनिक टी शर्ट पहनती है और जोल से बचते हुए फ्रैंक की गन को अपने बैग में रख लेती है। फिर एली और जोल ट्रक लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ पर एली पहली बार किसी गाड़ी में बैठी थी, ये वो जोल को बताती है।